सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारे रे ऑप्टिक्स का वो पार्ट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, मिनिमम डिफ्लेक्शन कब होता है यानी कि डेविएशन कब होता है ना। तो ये सारी कंडीशंस हम इसमें देखेंगे और जानेंगे प्रिज्म के बारे में और इसके अंदर काफी चीजें हमें समझ में आएगी, जैसे कुछ फॉर्मूलेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले एक बार बेसिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। यहाँ पर स्टार्ट ऐसे हुआ है कि एनसीईआरटी के अंदर की फिगर 9.23 शोज द पैसेज ऑफ अ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म एबीसी, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी के अंदर एक फिगर दिखेगा, फिगर 9.23, जिसके अंदर आपको बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का पता है, जिसकी आपकी 3 साइड्स है, 3 वर्टिसेस है एबीसी। वैसे ये 3D होता है बट अभी आपको यहाँ 2D दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि इन फिगर 2.3 देयर इज अ पैसेज ऑफ लाइट थ्रू दिस प्रिज्म, ठीक है, एबीसी। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेज AB आर I एंड R1। अब देखो, मैं यहाँ पर एक बार साथ साथ बना भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रिज्म के देखिए बाहर क्या है, बाहर तो एयर है ना, और अंदर क्या है, ग्लास है। जो हमारा प्रिज्म होता है वो फ्लिंट ग्लास से मिलके बनता है, तो अब इसलिए एक तरीके से अभी ग्लास हम मान लेते हैं। अब ये कहता है कि मान लो कि लाइट इसके अंदर ऐसे इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब लाइट इसके अंदर एंटर होगी तो ये इसका क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से लाइट जैसे एंटर हुई तो मीडियम चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इसको ए, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यूज हुआ है, ए, बी एंड सी, ठीक है। तो ये हमारा ए, ये बी और ये सी। ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट फेस AB इज I एंड R1। तो जब हमारा ये लाइट इसके अंदर एंटर करी तब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I है, और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, वो हमारा R1 है। कितना है, R1 है। ये हमें यहाँ पर इन्होंने बता दिया, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ग्लास टू एयर। अब देखिए यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी के डायग्राम से समझाऊं तो देखिए, ये लाइट आ रही है PQ, तो एक बार ये इस मीडियम से इस मीडियम में गई तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया। तो जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर जाती है इट विल बेंड टूवर्ड द टूवर्ड द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो गई, तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट जा रही है। अब ये ग्लास से वापस एयर की ओर जाएगी, तो अब ये AC जो फेस है उससे ये बाहर निकलेगी, और जब उससे बाहर निकलेगी तब हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि अब ये लाइट यहाँ तक आ गई, अब ये लाइट ग्लास से बाहर जाएगी। वाइल द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ग्लास टू एयर एट द सेकंड फेस AC इज R2। तो जैसे ही वो यहाँ से आई तो ये यहाँ से इस तरीके से बाहर निकल गई, तो यहाँ पर भी हमारा आएगा एक और नॉर्मल। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल था N1, ये हमारा दूसरा नॉर्मल है N2। तो ये एंगल आपको वो कह रहा है R2 है। तो R2 असल में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट इसमें से एंटर कर रही है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है R2, तो ये R2 है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब ये लाइट ग्लास से वापस एयर में जा रही है, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ इमर्जेंस इज E। अब यहाँ पर एक नया एंगल आपको देखने को मिल रहा है जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस का मतलब होता है कि लाइट कितने एंगल से प्रिज्म से बाहर निकल रही है। पहले तो लाइट प्रिज्म के अंदर आई थी, एक तो वो एंगल हमें ध्यान रखना है जो कि एंगल I था, और एक E का मतलब होता है इमर्जेंट एंगल या इमर्जेंस एंगल, यानी कि जिस एंगल से लाइट इस प्रिज्म को एस्केप कर रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। आपको मैं मेन डायग्राम में भी दिखा देता हूं। ये एंगल I है, ये एंगल R1 है, ये R2 है, ये हमारा E है। ये 2 डैश डैश लाइंस आपको जो दिख रही हैं ये हमारे नॉर्मल है। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि किस तरीके से 2 बार हमारे रिफ्रैक्शन हुए हैं और कौन कौन से एंगल्स हमें यहाँ पर देखने हैं। तो एक तो हमारा एंगल हो गया I, एक हो गया R1, एक हो गया R2 और एक हो गया E। तो ये 4 एंगल्स हमें देखने हैं। इसके अलावा एक और एंगल है जो आपको यहाँ पर देखना है, वो है इस प्रिज्म का एंगल। लेट्स से इस प्रिज्म का एंगल है A, तो यहाँ पर एक और एंगल हमें ध्यान में रखना है जो है A। यहाँ पर A है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट एंगल है, बिकॉज अभी हम जब भी कोई फॉर्मूला देखेंगे तो वहां पर ये एंगल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं आगे क्या कह रहा है एनसीईआरटी में। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे RS एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे PQ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ पर एक और एंगल की बात कर रहा है, डेविएशन एंगल की, जिसको डेल से डिनोट किया जाता है। देखो, मैं बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक चीज समझा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझना।
ये कह रहा है कि मान लो, देखो मैं एक बड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आपको आए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। अब ये प्रिज्म के अंदर ये एंगल है हमारा ए, ठीक है, ओके। अब यहां से लाइट आई, इंसिडेंस एंगल हमारा पहला नॉर्मल ये रहा, ठीक है, और ये हमारा दूसरा नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये लाइट हमारी आई, इस तरीके से गई, फिर ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल हमारा क्या था, एंगल आई, ये हमारा था R1, ये हमारा है R2, ये एंगल है E, ये एंगल है। अब एक नया एंगल यहाँ देखने को बात हो रही है जिसको हम डेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डेल। अब डेल क्या होता है, डेल का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन। आप सुनना यहाँ पर क्या है, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, मान लेते हैं ये प्रिज्म नहीं होता, तो आप मुझे बताओ ये जो लाइट है ये किस डायरेक्शन में जाती। ये लाइट हमारे इस डायरेक्शन में जाती कि नहीं जाती, बिल्कुल सर जाती। तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इसका क्या है, ओरिजिनल पाथ है। तो ये लाइट का जो रियल पाथ था वो ये था अगर प्रिज्म नहीं होता, बट रियलिटी में लाइट इस डायरेक्शन में ना जाके आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है। तो असल में डेविएशन का मतलब होता है कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से जो लाइट है वो कितना डाइवर्ट हो गई है, कितना मुड़ गई है, तो उसको हम ढूंढना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक है ना एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को और देखते हैं कहां मिलती है। तो जो जहां जाके मिलेगी तो ये हमारा डेल होता है। तो डेल असल में क्या है, तो डेल होता है कि जो लाइट है वो हमारे नॉर्मल जो अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से कितना डाइवर्ट होगी। एक तो ऐसे भी समझा सकते हैं। तो ये डेल के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये वाला एंगल भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो वो यही कह रहा है द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रे। तो अगर आपकी जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे कौन सी है, ये वाली, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे PQ। तो यहाँ पर आपकी जो PQ रे है ना, ये आपकी PQ रे है, ठीक है। तो ये PQ रे और ये इमर्जेंट रे जो भी आपका नाम है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो जाना इसको ऐसे था पर जा ऐसे रही है, तो ये कितना एंगल बना रही है, तो उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ये डेल होता है, इसके बारे में भी हमें एनसीईआरटी बता रहा है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया और एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आप ये देख सकते हैं कि डेल हमारा ये रहा। तो ये डेल है जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं और इसका भी फॉर्मूला हम आगे जाके निकालेंगे। अब यहाँ पर आता है इसका डेरिवेशन की, यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स के साथ ज्योमेट्रिकल रूल्स लगा के कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर फॉर्मुलेट करने हैं। तो उसके लिए एक इनिशियली आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, फिर मैं खुद करके बताऊंगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल AQNR, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AQNR। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी चार साइड्स अभी आपको दिख रही है, इस क्वाड्रिलेटर की चार साइड्स हैं। टू ऑफ द एंगल्स आर द वर्टिसेस Q एंड R। तो दो साइड्स हैं इसकी, बेसिकली चार साइड्स हैं A, Q, N और R। तो अभी हमारे फोकस Q और R पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंगल है R1, एक है R2, है ना, एक एंगल है A, एक एंगल है N। अब बात आपको ये समझनी है कि इसको हमें किस तरीके से डिराइव करना है, इसमें से कौन कौन से एंगल्स आएंगे। तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने डायग्राम यहाँ पर वापस ले लिया है ताकि हम डायग्राम के ही रेफरेंस से आपको मैं ये समझाऊंगा कि हमारा यहाँ पर कौन कौन से हमारे फॉर्मूलेज हमें डिनोट करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल को यहाँ से बाहर निकालते हैं क्योंकि हमारा मेन फोकस इस क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस क्वाड्रिलेटरल को यहाँ से बाहर निकालता हूँ। क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा है, A, Q, N एंड R, ठीक है। तो हमने इस क्वाड्रिलेटरल को यहाँ से बाहर ले लिया। तो अब एंगल देखते हैं कौन कौन से हमें पता है। ये एंगल है हमारा A, ये मैं नहीं जानता, लेट से इसको बोल दूंगा QNR, ठीक है। तो एक एंगल ये हो गया। अब आप ये समझना कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन जा रही है, इस लाइन में ये एंगल आपका R1 है और ये एंगल आपका R2 है। तो मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूं कि जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो हम पूरे एंगल की बात करते हैं। तो अभी हमें R1 R2 की बात नहीं कर सकता, रीजन बीइंग ये R1 R2 पूरा एंगल नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ इन दोनों एंगल की बात करेंगे जो हमें दिख रहे हैं पूरे, जो कि A और N है, ठीक है। तो एज पर द क्वाड्रिलेटरल रूल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल N, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से हमने ये वाली चीज समझ ली कि अपोजिट एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो 180 डिग्री होते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब आपको फोकस करना है किस पे, अब आपको फोकस करना है इस ट्राइंगल पे। अब मैं इस ट्राइंगल को यहां से बाहर निकालता हूं ताकि हम बाकी एंगल्स के बारे में भी बात कर सकें। तो ये एंगल है R1, ये एंगल है R2, ये एंगल आपका N है, ठीक है। ये आपका Q पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है।
अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल, सारे एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस N, तो हम कह सकते हैं सम ऑफ R1, R2 और N, इनका 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सर होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब दोनों इक्वेशन को देखिए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन में अभी मैं एंगल चलो हटा देता हूं, मैं डायरेक्ट अभी सीधा A लिखता हूं, तो आप समझ आना A का मतलब यहाँ एंगल से है। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 माइनस N, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में भी रख सकते हैं। देखिए कैसे, R1 प्लस R2, मैंने इस N को वहां भेज दिया, तो ये भी बन गया 180 माइनस N। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करूंगा तो दोनों बराबर हो गए। तो यहां से हमें एक इक्वेशन जो मिली है ये हमारे काम की है, जो कि है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A, उसकी वैल्यू होती है R1 प्लस R2 के बराबर। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने पहला एंगल निकाल लिया है, जो कि बेसिकली पहला रिलेशन निकाल लिया है, जो कि है किसके बीच में, A और R1 और R2 के बीच में। तो चलिए इसको मैं अभी कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। यही हमारी एक मेन इक्वेशन है। अब चलिए नेक्स्ट एक और चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जो कि है कि हमें यहाँ से डेल की वैल्यू निकालनी है। डेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, डेविएशन का मतलब होता है कितना इसने जो है डेविएट किया। तो दो जगह डेविएशन हो रहा है, पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे। तो यहाँ का जो डेविएशन होगा ये प्लस ये, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा निकल जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाऊं डेल की, तो डेल यहां पर क्या है, डेल है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कितना होगा, I में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया I माइनस R1, प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, E में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, E माइनस R2, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया R1 प्लस R2। अब आप देख सकते हैं कि अब इक्वेशन 3 में हमसे ऑलरेडी जानते हैं कि R1 प्लस R2 क्या है, A है। इसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं, तो डेल का हमें क्या फॉर्मूला मिल गया, I प्लस E माइनस A। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो कि एंगल ऑफ डेविएशन का होता है। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 4। तो वापस देख लीजिए, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए हैं। पहला रिलेशन है ये वाला, आप एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो आपको भी यही सारे एंगल्स का रिलेशन दिखेगा। पहला रिलेशन है R1 प्लस R2 A के बराबर होता है, और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, वो होता है I प्लस E माइनस A। जहां I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, A क्या है, प्रिज्म एंगल। तो कई बार अगर कोई शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाए तो वहां पर आप इन पर्टिकुलर दो रिलेशंस का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ज्यादातर आपको डेविएशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि आप किस तरीके से इन चीज को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको इस वेरिएशन में भी कर सकते हो, और चाहो तो इस वेरिएशन में भी कर सकते हो, जिसमें A को आप ओपन करके R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो। तो ये चीज में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो ये दो आपके रिलेशन इंपॉर्टेंट होंगे। आगे एनसीईआरटी क्या कहता है, थस द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसा कि अभी आपने इक्वेशन देखी डेल की, जो कि क्या थी, I प्लस E माइनस A। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ये कह रहा है कि ऑब्वियसली वी कैन सी कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है I पे, ऑब्वियसली कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि जब हमने डेल और I के बीच में ग्राफ बनाया, डेल और I के बीच में हमने क्या बनाया, ग्राफ। कोई कहेगा सर E पे भी तो डिपेंड कर रहा है, A पे भी तो कर रहा है। मान लिया, देखो A तो फिक्स होगा, अगर हम कोई प्रिज्म लेंगे तो वो तो बदलेगा नहीं, बट E तभी आएगा जब I आएगा, है ना। तो हमारा फोकस उस पे है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हैंड्स में है, तो वो है हमारा I। तो अगर मैं I को बदलूंगा, अब आपको मैं फिर बता रहा हूं I क्या है, I हमारा ये वाला है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आपका डेल यानी कि डेविएशन चेंज होगा। अब उन दोनों का हमने बीच में क्या किया, ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, और वो प्लॉट करके जो हमें ग्राफ मिला है वहां पर, वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो ग्राफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर 9.24 एनसीईआरटी का। इस तरफ हमने रखा है एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डेल कहते हैं, और यहाँ रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम I कहते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ग्राफ बनाया। अब सुनना, यहाँ पर जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बढ़ा रहा हूं, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ आके, है ना, यहाँ आके हमारा
मेन आप देख सकते हो धीरे धीरे आपका डेविएशन जो है वो धीरे 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 कम हो रहा है। तो पहले हमने क्या देखा कि यहां तक तो कोई डेविएशन आया नहीं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने आई को बढ़ाया डेविएशन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। तो जैसे जैसे ये कम होता गया एक पॉइंट ऐसा आया कि ये जो डेल है ये मिनिमम हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा आई की वैल्यू का जिस समय हमारा डेल क्या हो जाएगा, हमारा डेल मिनिमम हो जाएगा। तो वहां पर आपको फोकस रखना है। पहले आप देखें ये कर्व कैसा बन रहा है, इस तरीके का ये कर्व बन रहा है, ठीक है, यानी कि पहले डेविएशन घटता है फिर एक पॉइंट के बाद वापस वो बढ़ता है। अब यहाँ पर ये जो समझने वाला पॉइंट ये है कि आई की किस वैल्यू पर डेल मिनिमम होता है, तो वो तब होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाए। इसका क्या मतलब है, मान लो इस तरीके का हमारा प्रिज्म था, ये लाइट आई यहाँ से एंटर करा और यहाँ से लीव हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम देखें लेट्स से 40 डिग्री है, तो अगर मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 40 डिग्री आएगा तो इस केस में हमारा डेविएशन मिनिमम होगा। और यानी कि उस समय जब हमारी ये लाइट जो है वो इस प्रिज्म के लाइन के पैरेलल होगी, इस पर्टिकुलर ही केस के अंदर हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा। अभी मैं उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा जहां पर उसका भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपको आना चाहिए जहां पर आपको ये दिख रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन है, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में वेरिएशन देख सकते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी में देखूं तो उन्होंने क्या लिया, देखिए अ प्लॉट बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शोन इन फिगर, जो मैंने भी आपको फिगर दिखा दिया। यू कैन सी दैट इन जनरल एनी गिवन वैल्यू ऑफ डेल, किसी भी डेल की वैल्यू पर एक्सेप्ट द वैल्यू आई इक्वल्स टू ई कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ टू वैल्यूज आई एंड ई हेंस ऑफ ई, यानी कि यू कैन सी दैट इन जनरल एनी गिवन वैल्यू ऑफ डेल। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी डेल की वैल्यू ले लो, समझ लो यहाँ पर मैंने डेल की वैल्यू ले ली कितनी 50 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है 50 डिग्री। तो उस समय यहाँ पर देखिए आई की भी वैल्यू आ रही है और यहाँ पर इस ई की वैल्यू भी आ रही है। तो हर एक पॉइंट पर आपको दो वैल्यू मिल रही है, किसकी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ हमारा इमर्जेंस की। बट यहाँ पर आपको समझना एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर एक ही वैल्यू होगी, यानी दोनों सेम होंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। So you can see that in general any given value of del except ये वाली condition corresponding of two values of I and hence of E, यानी कि दोनों की वैल्यू हमें मिलती है। This in fact is expected from the symmetry of I and E in the equation 9.35, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन हमने देखी थी कि जो डेल का फॉर्मूला है वो ये है ना, तो इन दोनों की यहाँ पर वैल्यू पे डिपेंड ये करता है। That is del remains the same if I and E are इंटरचेंज। अगर आई और ई को आप इंटरचेंज भी कर दें, इधर उधर भी कर दें, तो भी डेल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। फिजिकली दिस रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द पाथ ऑफ द रे इन द फिगर 9.23, तो जो हमारा ये फिगर था प्रिज्म का 9.23, तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से ये जो रे है वो सीधी है ना, तो ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है। और अगर आप ई और आई को इंटरचेंज भी कर देंगे तो उसका कुछ इफेक्ट उसके डेल पर नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें एनसीईआरटी के अंदर समझाई हुई है। अब ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि और डेरिवेशन इसमें क्या पूछे जा सकते हैं। अब इसमें लिखा है कैन बी ट्रेस बैक रिजल्टिंग इन द सेम एंगल ऑफ डेविएशन। बेसिकली यहाँ से ये कंटिन्यू है, यानी कि कह रहा है फिजिकली दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द पाथ रे इन द फिगर 9.23 can be traced back resulting in the same angle of deviation at the minimum deviation dm। अब यहाँ पर एक नई चीज आ रही है कि मिनिमम डेविएशन को हम डिनोट करते हैं dm से, है ना। तो dm यहाँ पर क्या है, मिनिमम डेविएशन, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम पैरेलल टू द एट द बेस। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारा मिनिमम डेविएशन होगा तो ये जो रे है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ये वो कंडीशन है जब हमारी डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा। कैसा होगा, मिनिमम होगा, यानी कि ये जो डेल है ये आपका मिनिमम होगा और मिनिमम डेल को हम लिखेंगे dm। आगे जाके जब मैं आपको मिनिमम डेविएशन सिखाऊंगा, मतलब उसका फॉर्मूला बताऊंगा, तो वहां पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक छोटा सा डेरिवेशन दिखेगा, तो चलिए हम भी उस डेरिवेशन को करते हैं खुद से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको समझनी है पहले की, जब हमने प्रिज्म की बात करी थी तो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, पहले मैं वो लिख देता हूं। तो हमारा एक सबसे पहला रिलेशन आया था R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, ठीक है। फिर एक और आया था क्या, डेल का I प्लस E माइनस A। तो ये हमारे दो थे जिसका भी हम काम लेने वाले हैं।
अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होती है, मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होती है, तो मिनिमम डेविएशन के अंदर हम डेल मिनिमम को क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया था डीएम, तो अभी हम जाके इसको डीएम ही लिखने वाले हैं। अच्छा, ये तब होता है जब दो कंडीशन एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर एक प्रिज्म है, आप खुद देखिए ना, आप खुद सोचिए, अगर एक प्रिज्म में ये दोनों एंगल अगर बराबर हो जाएंगे, मान लेते हैं ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये आई ये ई, तो ऑब्वियसली बात है ये वाले एंगल भी तो बराबर होंगे ना, बिल्कुल। तो R1 और R2 भी तो बराबर होंगे, तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती है कि जो इंटरनल एंगल है R1 और R2, ठीक है, तो जो हमारे एंगल हैं R1 और R2 ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों मेन कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करती है मिनिमम डेविएशन को। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां पर थोड़ी बहुत और फॉर्मूलेज यहां पर निकाल के हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, तो अब ये दोनों कंडीशन को हम मेन फॉर्मूले में रखते हैं, देखिए क्या निकलता है। पहले फॉर्मूले में अगर रखूंगा तो R प्लस R 2R हो जाएगा, तो 2R इज इक्वल्स टू A, तो हमारा एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, A/2। तो इसको आप ध्यान रखें। तो पहली चीज आ गई कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, जो भी प्रिज्म का एंगल है उसका 1/2 यानी कि हाफ। दूसरी इक्वेशन को भी हम रख देते हैं, देखो I और E बराबर होंगे तो इसको मैं 2I कर देता हूं, तो हमारा डेल क्या हो जाएगा, 2I माइनस A। तो इस केस में हमारा I कितना हो जाएगा, डेल। अच्छा, अब ये डेल कैसा है, मिनिमम है, तो डेल मिनिमम को हम क्या लिखते हैं, डी, ये मिनिमम वाली कंडीशन आ रही है ना, तो इसको हम डीएम लिखते हैं। एनसीईआरटी में आप देखेंगे डीएम लिख देंगे इसको। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस का ए बन जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। तो हमने यहां से पहले देख लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब चलिए, अब यहां पर हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अच्छा, स्नेल्स लॉ हम क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज हमें रिलेशन देखना है कि क्या कोई रिलेशन है जिसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आता है कि नहीं आता। तो उसको मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं ताकि उसको हम अच्छे से क्लियरली समझ सकें। तो मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास दो कंडीशन आ गई। एक तो हमारे पास आ गया कि जो R है वो है A/2, ठीक है, और जो I है वो है D मिनिमम प्लस A/2, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो आप प्रिज्म लेके आ रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ n, ठीक है। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, कुछ भी हो सकता है, बाद में जाके मैं केस बता दूंगा जिसमें हम इसको n1 को एयर भी मान सकते हैं तो 1 हो जाएगा, बट अभी मान लेते हैं कि बाहर का मीडियम n1 है। तो चलो मान ही लेते हैं कि यहाँ पर n1 किसका है, एयर का है, तो इसीलिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जो n2 है यहाँ पर ये किसका है, ये हमारे प्रिज्म का है, तो प्रिज्म के n2 को हम मान लेते हैं लेट्स से n, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, अच्छा लाइट कहां से कहां एंटर कर रही है, 1 से 2 में, सो ये n21 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू n2/n1, ठीक है। हम जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करते हैं कि हम यहां से I और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन I कितना अभी मैंने बताया था, D मिनिमम प्लस A/2 डिवाइड बाय साइन R कितना है, R है हमारा A/2, हो गया, इक्वल्स टू, अभी मैंने बोला एयर की कंडीशन में n1 1 हो जाएगा, n2 n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/1। तो ये है हमारा रिलेशन, जो कि आपको रिलेशन होता है बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड द एंगल ऑफ जो हमारा प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन है। अब कई बार क्या होता है, इसमें भी एक और चीज आती है, अगर आपको बोल दे कि एंगल काफी स्मॉल है, तो स्मॉलर एंगल के लिए क्या होता है कि साइन हट जाता है, तो उस केस में हम क्या यहाँ पर सिर्फ क्या कर देते हैं कि DM प्लस A, ठीक है, बाय 2 डिवाइड बाय A/2 इज इक्वल्स टू म्यू। तो ये आपको भी एनसीईआरटी में दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो ये रिलेशन भी आपको दिखेगा, म्यू लिख दो या n लिख दो, एक ही बात है।
तो ये भी रिलेशन आपके काम में आता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं तो एक तो हमें दोनों एंगल्स का रिलेशन आना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था ये वाला। फिर मिनिमम डेविएशन की कंडीशंस आपको आनी चाहिए। फिर मिनिमम डेविएशन से हमने एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकाली। फिर हमने ये भी देखा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन जानना हो तो हम ये वाला रिलेशन लगा सकते हैं, जिसमें अगर एंगल दोनों छोटे होते हैं आई और आर, उस केस में हमारा साइन हट जाता है। तो ये रिलेशन आप लिख सकते हैं। इसको आप चाहे तो और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा dm प्लस a। अब ये 2 इस 2 को क्या करेगा, कैंसल आउट, तो नीचे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू n। तो ये वाला रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट ये थोड़ा सा जनरल वे है इसको लिखने का स्नेल्स लॉ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें प्रिज्म के बारे में पढ़नी है, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़नी है। आई होप आप सभी को ये वाला जो सेक्शन था, शॉर्ट सेक्शन था, जिसके अंदर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझा कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म के एंगल्स कौन कौन से होते हैं, लाइट जब रिफ्रैक्ट करती है 2 बार तो कौन कौन से एंगल होते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, R1 होता है, R2 होता है, I होता है ना। फिर हमने कर्व भी देखा है एंगल ऑफ डेविएशन का और इंसिडेंस रे का। फिर उसके अलावा हमने बहुत सारे एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाला है। फिर स्नेल्स लॉ की हेल्प से, मिनिमम डेविएशन के हेल्प से हमने जो म्यू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में भी रिलेशन निकाला है। तो ये सारी चीजें अगर कंपाइल करें तो इतना ही आपको प्रिज्म में पढ़ना है, और एनसीईआरटी से बाहर हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिसने भी स्कोरशाला का ये यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितना हो सके दिल भर के वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप ये करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत बेहतरीन वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक सभी अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।